हेलो मैं डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोग का यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल बोर्ड पाठशाला पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज, जिस सरप्राइज का नाम आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, माइंड मैप सीरीज। ये माइंड मैप सीरीज क्या है? देखो, ये सीरीज को लाने के पीछे एक सिंपल सा मकसद ये था कि अगर कम समय में अगर कोई एक चैप्टर से मान लो 30 मिनट में 35 मिनट में अगर कोई एक चैप्टर आपको अगर रिकॉल करवा दिया जाए ना, तो ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आप, क्योंकि पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, आप पढ़े सब कुछ होंगे, जो अगर सिंसियर बच्चे होंगे वो पढ़े तो सब कुछ होंगे, लेकिन आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से अगर आपको सारी चीज़ों को अगर समराइज वे में अगर एक जगह पे अगर 35 मिनट में क्लियर करवा दिया जाता है, 30 मिनट में क्लियर करवा दिया जाता है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना, उसको भी इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज प्लान किया था कि हर तरह के बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जो पढ़ लिया उसके लिए यहाँ पे रिवीजन, बहुत शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। आप एग्जाम से एक दिन पहले भी 35 मिनट, एग्जाम आपका अगर 10 बजे से है तो आप 9 बजे भी अगर इस लेक्चर को आप देख लोगे ना, तो आपको सारा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है, आप एग्जाम से पहले जाओ, या 1 घंटा पहले भी इस सीरीज को खोलो, उसको जाकर के यूट्यूब पे मिलेगा, पढ़ लो। आपका वो एग्जाम, उसके बाद जब 1 घंटा के बाद जब एग्जाम दोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज को लॉन्च किया है माइंड मैप के नाम से। बहुत जबरदस्त सीरीज है, पढ़ के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये कितना जबरदस्त सीरीज आपके लिए है। ठीक है, देखो आज हमने सॉलिड स्टेट इसमें कवर करना है। ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 30 मिनट का है, आधा घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट। मैंने बताया भी था आपको, जब भी मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, तो मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक सीरीज लाएंगे जिसमें आधा घंटा में हर एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, आधा आधा घंटा दे करके। सोचो 16 चैप्टर है, 8 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म। 16 चैप्टर है, 8 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म। सोचो अब इससे बेहतरीन सीरीज क्या होगा आपके लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देख लो पहले कि सीरीज में ना आपके लिए कोई ज्यादा कटौती किया गया है, बहुत वो चीज नहीं है जो आपको आगे बहुत, अगर आप सोचिएगा कि बहुत डेप्थ में जाके पढ़े, ये वो सीरीज नहीं है। आपको बस रिकॉल करवाना है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हो उसको अच्छे खासे नंबर आ जाए, इसी चीज को माइंड में रख करके सीरीज को तैयार किया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट में आपको पता होगा कि 2 तरह के सॉलिड होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ना, जिस पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना होता है ना, वो रेगुलर पैटर्न में सजा हुआ हो, यानी कि एक अरेंजमेंट हो। जैसे मान लो ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, अगर ये एक पैटर्न में सजा होता है ना, तो एक रेगुलर ज्योमेट्री मिल जाता है उस सॉलिड को। और ऐसे सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में सजता है, एक पैटर्न में सजता है, और पैटर्न में सज करके क्या करता है, वो तुम्हारा एक स्पेशल ज्योमेट्री, एक फिक्स ज्योमेट्री दे देता है सॉलिड को। और ऐसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जांपल में, आप बहुत सारा एग्जांपल इसका होता है, NaCl हो सकता है, ZnS हो सकता है, AgBr हो सकता है, डायमंड जो कार्बन का बना होता है, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका अगर आप कुछ पॉइंट और जानना चाहते हो, जान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज, इसमें लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स इसमें जो पैटर्न फॉलो करता है ना, पार्टिकल जो एक पैटर्न में सजा होता है ना, ये पैटर्न काफी लॉन्ग दूरी तक, मतलब काफी लंबे अंतराल तक चलता है। इन्हें कि आप जैसे सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है A, फिर आया B, फिर आया A, फिर आया B, फिर आया A, फिर आया B। ये पैटर्न क्या होगा आपका? ये लंबे वक्त तक ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, और इसी पैटर्न को हम लोग अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इस पैटर्न पे पार्टिकल सज रहा है ना, तो ये लॉन्ग रेंज तक चलेंगे, जल्दी ये मतलब टूटने वाला नहीं है। तो एक इसका खासियत ये होता है। दूसरा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ भाई? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का समझे? तो अगर इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जिस जिस टेम्परेचर पे कोई ये सॉलिड आकर के मेल्ट करेगा ना, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर जब दोगे तो जाके ये मेल्ट करेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज्यादा दोगे तो सॉलिड मेल्ट करने वाला नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक पॉइंट और इसका ध्यान पे रखना कि ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का ये सॉलिड होता है। ये सॉलिड आपका एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ठीक, चलो, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या हुआ? एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई, जैसे मान लो मेरे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब अगर आप इस सॉलिड के अंदर में किसी भी डायरेक्शन से जाओ, चाहे इस डायरेक्शन से जाओ, या मान लो
या मान लो इस डायरेक्शन से आओ, या मान लो इस डायरेक्शन से आओ, या मान लो इस डायरेक्शन से आओ, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप जाओगे ना तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, वह फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका अलग अलग डायरेक्शन जाने पे क्या होता है, बदल जाता है। तो जब भी कभी किसी सॉलिड का, अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन से जाने पे बदल जाता हो, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर का है। और अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड से। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल अरेंज होता है वो किसी फिक्स्ड पैटर्न में नहीं, जैसे तैसे सजा हुआ होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पार्टिकल इससे किसी भी तरीके से मान लो सज गया, किसी भी तरीके से पार्टिकल क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो सॉलिड क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। क्या इसमें कोई पैटर्न है, इस पार्टिकल के सजने में कोई पैटर्न नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया, एमोर्फस सॉलिड हो गया। अब अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स आपको दिला के जाएगा, वो यही कि अमरफस सॉलिड का कौन एग्जांपल है, कौन नहीं हो सकता है। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में प्लास्टिक लगा हुआ देख लेना, समझ लेना अमरफस सॉलिड है। रबर लिखा हुआ देख लेना, समझ लेना अमरफस सॉलिड है। ग्लास लिखा हुआ देख लेना तो समझ लेना वो अमरफस सॉलिड है। इसके और जैसे और भी आप सोच सकते हो, अगर किसी वर्ड के पहले पॉली लगा हुआ है, पॉली प्लस कोई वर्ड है, तो ये भी आपका अमरफस सॉलिड होता है। या प्लास्टिक का कोई एग्जांपल दे दे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो आपको बोल देगा कि पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक का एग्जांपल है, तो ये भी अमरफस सॉलिड होगा। प्लास्टिक या प्लास्टिक का कोई जात भाई, या रबर या ग्लास, या किसी वर्ड के पहले पॉली लग गया, तो ये सब लगा हुआ वर्ड अगर किसी साथ मतलब अगर ये सब वर्ड कहीं दिख जाए किसी सॉलिड में, समझ जाइए अमरफस सॉलिड है। और अमरफस सॉलिड का वो जस्ट इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी के अपोजिट होता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता था, तो पहली बात अमरफस सॉलिड में नो रेंज ऑफ ऑर्डर होगा, यानी कि नो ऑर्डर, या अगर ऑर्डर होगा भी तो फॉर शॉर्ट टाइम, काफी कम समय के लिए इसमें ऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो ए बी, उसके बाद बी बी ए इस प्रकार से। अब गौर करो, ए बी यहां तक तो ऑर्डर फॉलो हुआ है, उसके बाद ऑर्डर क्या हो गया, बिगड़ गया, तो काफी शॉर्ट रेंज तक ऑर्डर चला, यानी कि ये अमरफस सॉलिड होगा। इसमें क्या था, जो ऑर्डर लग रहा था पार्टिकल्स का, वो लॉन्ग रेंज में जा रहा था, लंबे दूरी तक जा रहा था, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है अमरफस सॉलिड की, ये क्या होती है, रेंज में होती है, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। अमरफस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो किस में होती है, रेंज में होती है। यानी कि रेंज मतलब क्या, कि हो सकता है जैसे हम बोलेंगे 115 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक ये सॉलिड आपका क्या होगा, ये सॉलिड आपका मेल्ट कर सकता है। मतलब अगर आप इसको 115 डिग्री दोगे तो भी सॉलिड मेल्ट करना चालू हो जाएगा। कुछ पोर्शन सॉलिड का 120 डिग्री पे मेल्ट करेगा, कुछ पोर्शन सॉलिड का 115 डिग्री पे मेल्ट करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, इसकी जो अमरफस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होती है। इसका एक और पॉइंट आप ध्यान पे रख सकते हो कि ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब, आइसोट्रॉपिक नेचर का बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड बचा अमरफस सॉलिड में कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से जाओ या इस डायरेक्शन से जाओ या इस डायरेक्शन से जाओ, किसी भी डायरेक्शन से जाओ, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो जिस सब्सटेंस में किसी भी डायरेक्शन से जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे वो आइसोट्रॉपिक नेचर का है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आता है, इसलिए इसको बोलेंगे एनआइसोट्रॉपिक नेचर का है। डन, तो ये क्रिस्टलाइन अमोर्फस हो गया अपना कंप्लीट। आगे यूनिट सेल, जो आपको बहुत बार एग्जाम में आता है। हमारा यूनिट सेल 3 तरह का होता है। कौन कौन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एचसीसी लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और होता है ईसीसी इंड सेंटर्ड, ईसीसी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, देखो वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल उसके कॉर्नर पे मौजूद हो, जिसमें पार्टिकल्स केवल उनके कॉर्नर पे मौजूद हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कोई भी पार्टिकल्स जो इसमें आएगा ना, वो पार्टिकल्स केवल इसके कॉर्नर पे मौजूद हो, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर के साथ साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी होगा। जैसे हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स होगा, मान लो हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल्स है, और हर कॉर्नर के साथ साथ
इसके बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल्स होगा। बॉडी के सेंटर पे भी अगर एक पार्टिकल्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर में क्या होता है? फेस सेंटर में प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ इनके हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो 6 फेस होंगे। 6 फेस होते हैं ना क्यूब में, तो क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होंगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं, एक आगे और एक पीछे। तो अगर जिस यूनिट सेल में पार्टिकल्स हर एक सेंटर कॉर्नर के साथ साथ, हर कॉर्नर के साथ साथ अगर प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी है, अगर किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी मौजूद है, देखो 6 फेस है, 6 फेस के सेंटर पे है और कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स है तो इसको बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। और इंड सेंटर क्या होता है? इंड सेंटर में होता है प्रत्येक कॉर्नर पे पार्टिकल्स हो, और कॉर्नर के अलावा इंड सेंटर में क्या होता है? पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पे होता है। और जैसे मान लो यहां पे है, यहां पे हर कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, एक एक, हर कॉर्नर पे है पार्टिकल्स एक एक, और कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल्स कहां हो? किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे, किसी 2 आमने सामने वाले फेस के सेंटर पे। जैसे यहां मान लो ऊपर वाले फेस पे और नीचे वाले फेस के सेंटर पे कोई भी 2 अपोजिट फेस ले सकते हैं, या तो दोनों दाएं बाएं वाला ले ले, या दोनों आगे पीछे वाला ले ले, या दोनों ऊपर नीचे वाला ले ले। तो किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स है और प्रत्येक कॉर्नर पे, तो उसको बोलेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, डन। चलो अब यहां से कुछ पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप याद रख लेना। ये सीधा आप याद करना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट यहां लिख दे रहे हैं, उसको सीधा आपको याद रखना है। नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पहला, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? तो बच्चे याद रखना 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। जिन 7 क्रिस्टल सिस्टम में मिला करके टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? आपसे पूछेगा एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस बताइए कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस बताइए कितने होते हैं? तो ये होते हैं 14। इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम में से एक क्रिस्टल सिस्टम होता है अपना क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम में से ही अपने पास एक होता है क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। आपने पढ़ा होगा मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, क्यूबिक। तो उसी 7 में से एक अपने पास कौन है? क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, जो अपना सिलेबस का पार्ट है, जो हमारे 12th सिलेबस में हमको पढ़ने हैं। उन्हीं क्यूबिकल, तो उस क्यूबिकल सिस्टम में जो आपका नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस होता है वो कितने होते हैं? 3। टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को मिला करके टोटल ब्रेविस लैटिस कितने हैं? 14। और इनमें से जो एक क्रिस्टल सिस्टम है वो है अपना क्यूबिक, और उन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल। इन क्यूबिक क्रिस्टल कौन कौन? ये भी याद रखना, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ये 3 पॉइंट याद रखना। इस 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। डन है, आगे बढ़े। चलो अगला है पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, हाँ उससे पहले एक पॉइंट और, उससे पहले एक बात और। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सुनो भाई, किस यूनिट सेल में, जैसे मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पर है, बॉडी सेंटर पर है, फेस सेंटर पर है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। आपको बोलेगा कि बताओ कि फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, फेस सेंटर में कितने होते हैं, इंड सेंटर में कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहली बात, किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर पे कोई एटम है, एट कॉर्नर, अगर किसी यूनिट सेल में कॉर्नर पे कोई एटम है तो कॉर्नर वाले एटम का 1/8 पोर्शन उस यूनिट सेल में आता है। जैसे मान लो किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम है तो उस एक कॉर्नर के एटम का केवल 8वां हिस्सा ही उस यूनिट सेल के अंदर आता है। बाकी जो है वो बाकी और यूनिट सेल में क्या होते हैं? वो हिस्सेदारी निभाता है। जैसे मान लो यहाँ पे
इस वाले में इस कॉर्नर पे एटम है ना, तो इस कॉर्नर के एटम का केवल 8वां हिस्सा ही यूनिट सेल में आएगा, बाकी जो हिस्सा है वो इनके अगल बगल में जो यूनिट सेल होंगे उन सब में ये अपना हिस्सेदारी दे रहा होगा। तो ये बस आपको इतना ध्यान पे रखना है कि एक कॉर्नर के एटम से केवल 1/8 पोर्शन आ पाता है किसी यूनिट सेल में। ठीक, चलो। अच्छा, अगर बॉडी सेंटर पे कोई है, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे अगर कोई है, तो बॉडी सेंटर पे अगर कोई यूनिट सेल है तो टोटल वो बॉडी सेंटर वो उसी यूनिट सेल के अंदर में आएगा, वो किसी के साथ हिस्सेदारी नहीं निभाएगा। और अगर फेस सेंटर पे कोई यूनिट सेल है, अगर कोई फेस सेंटर पे यूनिट सेल है एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पर से 1/2 पार्ट आता है उस यूनिट सेल के अंदर में। तो अब आप बता दोगे। चलो, सिंपल क्यूबिक में अगर हम लोग बात करें, यहां पे हम एक चार्ट बता देते हैं, खुद सोच के बताना, एक चार्ट को याद रखना भाई, इस चार्ट को याद रखना जो चार्ट यहां बता दे रहे हैं। देखो, यहां है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और ये है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, जिनके केवल कॉर्नर पे ही एटम्स प्रेजेंट हो। तो यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर और 8 कॉर्नर पे यूनिट सेल एटम्स केवल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और एक कॉर्नर से कितना हिस्सा आएगा 1/8, तो 8 कॉर्नर से कितना आएगा, अगर एक कॉर्नर से 1/8 आ रहा है तो 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 कर दोगे तो टोटल कितना 1 आ जाएगा। और इसीलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब आते हैं बॉडी सेंटर पे। एक बात बताओ, बॉडी सेंटर क्या होता है, जिसमें जिसमें एटम्स कॉर्नर पे मौजूद हो और कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे। तो 8 कॉर्नर पे अगर यूनिट सेल होगा तो 8 कॉर्नर से कितने यूनिट सेल, एक कॉर्नर से 1/8 आता है तो 8 कॉर्नर से कितना आएगा, 8 से गुना कर दो 1 आएगा। तो 1 आ गया बॉडी सेंटर में कॉर्नर से, और एक कहां से आएगा, उसके बॉडी के सेंटर से, क्योंकि बॉडी के सेंटर से पूरा का पूरा एक यूनिट सेल उसी, एक एटम पूरा उसी यूनिट सेल के अंदर आता है। तो 1 आएगा बॉडी सेंटर से, 1 आएगा कॉर्नर से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। अगर फेस सेंटर की बात करेंगे तो फेस सेंटर में प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं, तो प्रत्येक कॉर्नर से 1 आएगा, और 6 फेसेस होते हैं फेस सेंटर में, हर एक फेस के सेंटर पे, और एक फेस के सेंटर से कितना होता है हाफ। एक फेस के सेंटर से अगर आधा हिस्सा आता है यूनिट सेल में किसी एटम का, तो 6 फेस के सेंटर से कितना आएगा 3 आएगा, तो 1 + 3 टोटल कितने हो गए इसमें एटम 4 हो गए, तो फेस सेंटर में 4। अच्छा, अगर इंड सेंटर की बात करें तो एक तो प्रत्येक कॉर्नर से आएगा, और चूंकि 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे एटम होता है, और एक फेस के सेंटर से आधा तो दूसरा फेस सेंटर से भी आधा, तो आधा आधा कितना हो गया 1, तो 1 + 1 कितना 2, तो इंड सेंटर में कितने हो जाएंगे 2। आप ये चार्ट याद रख लो, जिन जो समझ गए बहुत अच्छी बात है, जिनको अगर फिर भी दिक्कत हो रही है सोचने में, ये चार्ट याद रख लो, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब आपसे पूछेगा कि किस यूनिट सेल में कितना स्पेस एटम्स के द्वारा भरा हुआ है और कितना स्पेस खाली है। तो भाई आपको याद रखना है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी यहां लिख दे रहे हैं, पी समझ लेना, पैकिंग एफिशिएंसी है। और अगर जितना हिस्सा खाली होगा उसके अलावा जो हिस्सा बचेगा वो कौन होगा, जितना हिस्सा भारी होगा, भरा होगा, उसके बाद जो बचेगा वो खाली हिस्सा होगा, और जितना भरा होता है उसके बाद वाला क्या होगा, खाली। तो भरा कितना होगा, देखो सिंपल क्यूबिक में याद रखिएगा 52% स्पेस भरा होता है, तो खाली कितना होगा 48%। वॉइड मतलब खाली जगह। बीसीसी में 68% जगह भरा होता है, तो खाली कितना होगा, खाली होगा आपका 32%। अच्छा, फेस सेंटर में अगर 74% जगह भरा होता है तो खाली कितना होगा 26%। और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एग्जाम में पूछ देता है, तो भाई ये भी 74% ही इसमें भरा होता है, तो इसमें खाली कितना होगा 26%। ये चार्ट याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में आपका पैकिंग एफिशिएंसी से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इतना इतना जगह भरा है तो इतना इतना जगह क्या होगा, खाली होगा। आपसे पूछेगा कि बताओ बॉडी सेंटर में कितना स्पेस खाली होता है, कितना होता है 32%। डन, चलिए आगे। वॉइड्स, वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स होता है कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बाद, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बाद जो स्पेस खाली बच जाता है ना सॉलिड के अंदर में, उसी को बोलते हैं वॉइड्स, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होल्स। ठीक, वॉइड्स को आप बोल सकते हो होल्स, इसी को आप बोल सकते हो क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस।
तो देखो वॉइड्स दो तरह का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, जो चार स्फीयर से मिलकर बना हो। जैसे इस प्रकार से मान लो चार स्फीयर किसी सॉलिड के अंदर में अरेंज हो रहा है, तो यहां जो ये खाली जगह बचा ना, यहां जो ये खाली जगह बचा ना, ये खाली जगह, यही क्या हो जाएगा, इसका वॉइड्स। और कैसा वॉइड्स कहलाएगा, चूंकि ये वॉइड्स चार स्फीयर से घिर के बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक, अच्छा, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये क्या होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है आपका जो 6 स्फीयर से मिलकर बना होता है, 6 गोलों से। कितने, 6, 1 2 3, फिर इस प्रकार से 1 2 और ये यहाँ पे 3। तो यहाँ जो खाली जगह, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाओ एक सेकेंड, देखो तो यहाँ पे 3 ऊपर और 3 नीचे, तो यहाँ जो बीच में ये खाली जगह देख रहे हो ना, ये खाली जगह, यही क्या हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड्स होता है जो 6 स्फीयर से मिलकर बना हो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड्स होता है जो 4 स्फीयर से मिलकर बना हो। अब सुनो, यहां से कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नोट बना के याद कर लेना, काम दे देगा। पहला पॉइंट, आपसे एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें HCP और सॉरी इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड्स पाया जाता है। मतलब ऐसे कौन से सॉलिड है, ऐसे कौन से क्लोज्ड पैकिंग है जिस पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी पाया जाता हो और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पाया जाता हो। तो याद रखना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग हैव बोथ octahedral voids and tetrahedral voids are present। अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से आपके पास पैकिंग है जिस पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों वॉइड्स पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन बच्चे, ऐसे होते हैं आपके ऑक्टा HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और CCP यानी कि क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। इन दोनों में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों वॉइड्स पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ, बोलेगा क्या, नंबर ऑफ, आपसे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछेगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये आपसे पूछेगा। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो कैसे पता लगाएंगे किसका कितना नंबर है, तो भाई आपको इसको पता लगाने के लिए पहले ये पता लगाना होगा कि जिस चीज में हमको, जिसके अंदर में हमको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है, वो कितने स्फीयर से मिलके बना है। कोई भी जैसे बोलेंगे, बताओ इस प्रकार का अगर सॉलिड का एक क्लोज पैकिंग हुआ, तो इस पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या बताओ या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बताओ। तो पहले आपको यह पता लगाना है कि वो जो आपका क्लोज पैकिंग है वो कितने स्फीयर से मिलके बना है। जैसे मान लो, लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ स्फीयर, मान लो उस पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर है कितना, n, मान लेते हैं n स्फीयर है। तो जितने स्फीयर से मिलके कोई पैकिंग होता है उसके, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, उस n का डबल हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। जितने स्फीयर से मिलके कोई आपका सॉलिड बना होता है उसके डबल होगा उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उतना ही होगा उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसे आपसे पूछेंगे, अच्छा बताओ FCC में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो अब FCC कितने स्फीयर से मिलके बनता है, अभी निकाले थे पीछे, 4 एटम होते हैं FCC में। अगर 4 एटम है तो 2 गुना कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा FCC में, और 4 उसके अंदर में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये हो गई अपनी वॉइड्स की कहानी खत्म, आपके बोर्ड में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। डन, चलो अगला आता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट में जनरली बिहार बोर्ड वाला आपसे क्या क्या पूछेगा, देखो पूछेगा इसमें से इन दोनों डिफेक्ट्स में ही क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। और याद रखना, ये दोनों डिफेक्ट इस तरह का डिफेक्ट माना जाता है, ये पॉइंट डिफेक्ट माना जाता है। कैसा डिफेक्ट माना जाता है, पॉइंट डिफेक्ट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, ये आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। याद रखना भाई, देख जैसे मान लो मेरे पास कोई सॉलिड बना है इस प्रकार से, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक सॉलिड तैयार हुआ है, जैसे मान लो मेरा ये एक सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड में जो ये जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं रे बच्चा, लैटिस पॉइंट। अब सोचो अभी कितना अच्छा से अरेंज हुआ है इसमें पार्टिकल। अब हुआ क्या, हमको पता नहीं किसी कारण बस इसके इस लैटिस पॉइंट से मान लो एक पार्टिकल इसका क्या हो गया, मान लो हट गया, लैटिस पॉइंट से एक पार्टिकल इसका क्या हो गया, ये मान लो बाहर चला गया।
तो यहां से पार्टिकल्स खाली हो गया ना, ये वाला जगह से अगर पार्टिकल्स खाली हुआ तो यहां से क्या होगा, सॉलिड के अरेंजमेंट में दिक्कतें आ जाएंगी, यानी कि सॉलिड के अंदर में डिफेक्ट आ जाएगा। और चूंकि पॉइंट पे डिफेक्ट आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट आपको इसमें मिली, आपके एग्जाम में दो तरह के आते हैं, एक फ्रैंकल और एक पूछेगा शॉर्ट की। तो सबसे पहले याद रखना कि ये दोनों डिफेक्ट जो पाया जाता है ना, ये आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल में, यानी कि जो सॉलिड या जो क्रिस्टल आयन से बना होता है उसी में आपको फ्रैंकल या शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो मेरे पास कैटायन है, एनायन है, सुनो, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एक सेकेंड, ये है देखो। अब क्या हो, जैसे एक मेरे पास आयनिक क्रिस्टल है, अब सोचो किसी कारणवश, किसी कारणवश क्या हुआ, किसी कारणवश क्या हुआ, पहले हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट का। ये जो क्रिस्टल है ना, ये जो क्रिस्टल है ना, ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, यानी कि अपने लैटिस पॉइंट को, मान लो यहां से क्या किया, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दिया। ये अपने अगर लैटिस पॉइंट को छोड़ दिया भाई, एक सेकेंड, ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे और कहां चला है, ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अगर कभी किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई कोई पार्टिकल्स, छोटे आयन, खास करके आपका कैटायन, स्मॉल आयन यूजुअली कैटायन, तो यहां हालांकि हम एनायन हटा दिए लेकिन कैटायन समझना आप, एक सेकंड सही कर देते हैं उसको, पूरे अच्छे से समझना है तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये कैटायन क्या हुआ, मान लो ये एक आयनिक क्रिस्टल था जिसमें छोटे आयन, यूजुअली कैटायन, अपने जगह को छोड़ दे और कहां चले आए, अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में चले आए। कहां चले आए, अगर इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट समझे ना, वो जगह जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बाद खाली बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो क्या होता है, अगर कभी किसी आयनिक क्रिस्टल में छोटे आयन, यूजुअली कैटायन, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स में चला आता है तो उससे जो डिफेक्ट अराइज होता है उसी डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, स्मॉल आयंस यूजुअली कैटायन ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स, जो स्मॉल आयन होते हैं वो अपने इंटरस्टिशियल साइट्स में ट्रैप हो जाते हैं अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के, तो वहां से जो डिफेक्ट आता है उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जांपल में AgBr, ZnS, AgCl, AgI। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान पे रखना, इट डज नॉट अफेक्ट द, इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्रिस्टल का वॉल्यूम था उतना ही रहा, डिफेक्ट के बाद भी उतना ही रहा। मास जितने पार्टिकल से वो मिल के बना है, तो पार्टिकल्स तो वॉल्यूम के अंदर ही है ना, भले जगह को छोड़ दिया। मान लो किसी रूम में तुम बैठे हो, उस रूम में चेयर को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख दो, तो चेयर का जगह बदल गया ना, रूम से मास थोड़ी घटा, चेयर थोड़ी निकला रूम के बाहर, तो मास नहीं घटेगा तो डेंसिटी में चेंजिंग ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है कि इस क्रिस्टल में जो पॉइंट पे था आपका कैटायन, वो अपने पॉइंट को छोड़ के कहाँ आ गया है, इस खाली स्पेस में आ गया है तो उसी क्रिस्टल के अंदर ना, तो मास चेंज तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसका डेंसिटी में इस पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। अच्छा, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट को अगर समझना है, चलो यहाँ समझाते हैं। मान लो मेरे पास कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, चलो देखो ये मेरे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, मेरे पास ये एक आयनिक क्रिस्टल है। कौन कौन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। देखो ये अपने पास कोई अपना क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है। अब क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ
केटायन एंड एनायन मिसिंग, यानी कि इस क्रिस्टल से सेम नंबर में केटायन बाहर चले जाए और एनायन बाहर चले जाए। जैसे सपोज करो, मान लो यहां से एक केटायन और एक एनायन बाहर चला गया, यहां से एक केटायन और एक एनायन बाहर चला गया। एक बात बताओ, जब ये केटायन एनायन यहां से बाहर गया तो बताओ इस क्रिस्टल को देखो तो अब कैसा लग रहा है? जगह खाली लग रहा है कि नहीं? पूरा देखो, यहां पे खाली जगह आ गया, यहां पे खाली जगह आ गया, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट आया। और चूंकि केटायन और एनायन सेम अमाउंट में क्रिस्टल से बाहर गया है, उस वजह से डिफेक्ट आया है। इसी डिफेक्ट को बोलेंगे क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट। वही बात बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल। तो जब सेम नंबर में केटायन और एनायन अपने क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक, अच्छा, शॉर्ट की डिफेक्ट में आपको जैसे एग्जाम्पल में NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। एक बात गौर किया, AgBr यहां भी है और AgBr यहां भी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो आप लोग ध्यान पे रखना, एज स्टार मार लो, ऑब्जेक्टिव में कभी बार पूछता है ये कि AgBr हैज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, मतलब फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट AgBr में देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा क्या उससे डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? क्या क्रिस्टल के डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा क्या? तुम खुद सोच के बताओ ना भाई। देख, इसमें क्या था, पार्टिकल्स बस अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे चला आता था, लेकिन रहता क्रिस्टल के अंदर ही था, तो मास की कमी नहीं हो रही थी क्रिस्टल में। लेकिन यहां से इक्वल नंबर में केटायन एनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, यानी कि क्रिस्टल में मास की कमी हो गई, और अगर मास घटेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कॉजेज डेंसिटी डिक्रीजमेंट। शॉर्ट की डिफेक्ट, इस पॉइंट को याद रखिएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट कॉजेज डेंसिटी डिक्रीज। शॉर्ट की डिफेक्ट कॉजेज डेंसिटी डिक्रीजेज। शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये है अपना शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये हो गया डिफेक्ट। चलो अब आते हैं हम लोग अपने सेमीकंडक्टर वाले पॉइंट पे। इस चैप्टर में आपसे सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है? जैसे ग्रुप 14 का एलिमेंट अपना जनरली सेमीकंडक्टर में आते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 14। जैसे मान लो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये अपना सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब अगर आप चाहते हो कि कभी उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज में लाएं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, तो सेमीकंडक्टर को प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अगर हम लोग को चाहते हैं कि उसको प्रैक्टिकली यूज करें कंडक्शन के तौर पे, कंडक्टर के तौर पे, तो हमको उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग किसी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? तो जब ये ग्रुप नंबर 14 का जो अपना सेमीकंडक्टर है ना, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमको डोपिंग करवाना होता है। डोपिंग करवाने का मतलब कि किसी इसको अदर एलिमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमारे पास दो तरह के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे हम लोग इस सेमीकंडक्टर को क्या करवाते हैं? डोपिंग करवाते हैं। एक होते हैं ग्रुप नंबर 13 के और एक होते हैं ग्रुप नंबर 15 के। ग्रुप नंबर 15 में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ये ग्रुप नंबर 15 के। और ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन आते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब ग्रुप नंबर 13 के हैं। तो अगर हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के साथ डोप करवा रहे हैं, मिक्स करवा रहे हैं, तो वहां से जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर कभी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को अगर हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ग्रुप 13 ग्रुप 15 नहीं देगा, बोलेगा ट्राईवैलेंट, बोलेगा कि ट्राईवैलेंट एलिमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं अगर किसी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को, तो बताओ वो सेमीकंडक्टर कैसा होगा? तो याद रखिएगा पी टाइप। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के पास वैलेंसी कितनी होती है? 3, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवैलेंट। और ये इसमें ग्रुप नंबर 15 के पास कितना होगा? वैलेंसी 5 होता है, इसलिए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को हम लोग पेंटावैलेंट बोलते हैं। तो एग्जाम में पेंटावैलेंट के साथ बोलेगा कि मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? तो सोचिएगा एन टाइप। ट्राईवैलेंट के साथ बोलेगा तो पी टाइप। ट्राईवैलेंट मतलब ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट, पेंटावैलेंट मतलब ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट। आई थिंक आप लोगों ने सेमीकंडक्टर भी समझ लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि 5 तरह का सब्सटेंस होता है। कौन कौन? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो थोड़ा बहुत मैग्नेट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, इस सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट से दूर भागता है। फेरोमैग्नेटिक मतलब वैसा सब्सटेंस
जो मैग्नेट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता हो और जिस सब्सटेंस का यूज हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हो उसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब जो सब्सटेंस में मैग्नेटिक गुण बिल्कुल ना हो, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल ना के बराबर हो, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक मतलब जिसमें थोड़ा बहुत मैग्नेट की गुण हो, जिस सब्सटेंस से थोड़ा बहुत मैग्नेट वाला अपना बिहेवियर शो करे कभी ना करे, उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। आपको बस इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है, आपसे एग्जाम्पल इसमें एग्जाम में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल छूट गया, CrO2, ये भी लिख लो। देखो तो पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल में O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 माइनस, याद रखना पड़ेगा एग्जांपल, Cr3 प्लस होगा, माइनस नहीं प्लस। डायमैग्नेटिक में H2O NaCl C6H6, ये याद रख लेना, आपका काम उसी में हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक में आयरन यानी कि Fe, कोबाल्ट यानी कि CO, निकेल यानी कि Na, एक और लिख लो गैडोलिनियम, और एक और लिख लो CrO2। ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, अपना फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में आपको MnO याद रखना है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये सिंबल गलत लिखा हुआ है, MnO ऐसे होगा, ठीक। और फेरी मैग्नेटिक में MgFe2O4, ZnFe2O, तो ये कुछ सब्सटेंस के नाम आपको याद रखने हैं। और बच्चा ये आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये कौन, हाँ फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन आप लोग देख लेना एक बार क्या होता है, तो क्या लिखेंगे इसका फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन, क्योंकि जब भी पूछा है ना तो 99% उम्मीद है कि व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही पूछेगा। तो वैसा सब्सटेंस जिसका यूज हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं और जिसमें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि ये सब इसका एग्जाम्पल है। डन, एग्जाम्पल याद रखना है। तो हो गया अपना चैप्टर फिनिश, यानी कि 37 मिनट के अंदर अंदर अपना एक चैप्टर कंप्लीट। ये है अपना माइंड मैप सीरीज। और आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद कभी आप जब अपना ओरिजिनल कॉपी पलटोगे ना, जहां पे आप क्रैश कोर्स किए होगे या जहां पे आप रेगुलर बैच किए होगे, और टीचर जब बिहार बोर्ड के लिए VVI करवाया होगा ना, तो देखना यही सब टॉपिक होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है रिकॉल करवाने का आपको चीजों को। आई थिंक ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसी सीरीज को अगर चाहते हो और इसके आगे भी बढ़ाया जाए तो आप लोग बस इस चैनल को एक बार ग्रो करवाना। चैनल को ग्रो करवाने के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी अपने आस पड़ोस से लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हाँ कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा बच्चा कि ये आपको कैसा लगा ये सीरीज, और इसमें और कुछ करने की जरूरत है वो भी बताना कमेंट बॉक्स में, या अच्छा लग रहा है तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। इससे मोटिवेशन आता है, और अगर हम मोटिवेटेड हो गए तो आपको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।